ये कहानी है तब की, जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के दाखिल होने का सिलसिला शुरू होता है 24 अगस्त 1608 से, जब पहली बार फिरंगी भारत में व्यापार करने की झूठी नीयत के साथ अपने पहले कदम हिंदुस्तान में रखते हैं। 500 छोटी छोटी रियासतों में बटा भारत जातिवाद, ऊंच नीच, लिंग भेद जैसे भेदभाव से और कई अदृश्य हजार टुकड़ों में बटा हुआ था। तमाम अनगिनत बलिदानों से सींची गई आज़ादी हमें तकरीबन 2 शताब्दियों के बाद नसीब हुई। भारत में आज़ादी से पहले कुछ राज्यों पर राजा महाराजाओं की हुकूमत थी। इन्हीं राज्यों को प्रिंसली स्टेट्स बोला जाता था, मगर राजाओं का शासन तो सिर्फ कहने भर को था। असल में तो वो भी अंग्रेजों के आदेशों के सामने घुटने टेकते थे। हमारे देश से कुछ राज्य जैसे मैसूर, हैदराबाद उस वक्त तक प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, और बाकी कुछ राज्य जैसे स्टेट ऑफ बंगाल, स्टेट ऑफ मद्रास में डायरेक्टली ब्रिटिश रूल किया करते थे, और इन राज्यों को ब्रिटिश प्रोविंसेस कहा जाता था। इन ब्रिटिश प्रोविंसेस में अंग्रेजों ने कुछ आज ही विधानसभा जैसी असेंबली का गठन किया था, जिनका काम था लॉज बनाना। इन असेंबलीज को प्रोविंशियल असेंबलीज कहा जाता था। प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स अपनी अपनी प्रोविंस के लोगों द्वारा इलेक्ट करे गए थे, मगर सिर्फ गिने चुने लोगों के पास ही वोटिंग राइट्स थे। आज की तरह डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं हुआ करते थे जहां पर सबको वोट देने का अधिकार हो। ज्यादातर लोग जो चुनाव जीतकर प्रोविंशियल असेंबली का हिस्सा बने थे वो नेशनल कांग्रेस के सदस्य थे, और बाकी कुछ लोग मुस्लिम लीग से थे। यही 2 पार्टीज उस समय की सबसे बड़ी पार्टियां थीं। अपार्ट फ्रॉम देम कुछ प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स हिंदू महासभा से भी थे, but these 2 parties were the most popular ones. In previous lecture we have studied about the concept of a state, concept of constitution, the manner in which the nation will function and a lot of other things. अब ये समझने के बाद कि भारत के राज्य अंग्रेजों के समय में प्रिंसली स्टेट और प्रोविंशियल असेंबली में बटे थे, आज हम जानेंगे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे इलेक्ट करी गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली हिंदुस्तान के लोगों द्वारा ही इलेक्ट करी गई थी, मगर इट वाज नॉट द केस ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस। ऐसा नहीं है कि असेंबली मेंबर्स के चुनाव के लिए भारत के हर एक नागरिक ने वोट डाले थे, जैसा कि हमें आज के समय में लोकसभा चुनाव में देखने को मिलता है। तो सवाल यह है कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं चुने गए थे तो मेंबर्स के इलेक्ट होने का प्रोसेस क्या था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स थे, जो अपनी प्रोविंस और स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिप्रेजेंट कर रहे थे। कुछ लोग प्रिंसली स्टेट से तो कुछ लोग ब्रिटिश प्रोविंस से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजे जाते थे, जो अपनी अपनी स्टेट या प्रोविंस का नेतृत्व कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में करते थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश प्रोविंस को कितनी कितनी सीट मिलेंगी, इस बात का निर्णय स्टेट और प्रोविंस की पॉपुलेशन को देखकर किया जाता था। अगर आज के प्रेजेंट टाइम को देखें तो ये सिस्टम कुछ राज्यसभा जैसा है, जिसमें फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली कुछ लोगों को चुनकर राज्यसभा भेजेगी। ये चुने हुए लोग उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में करेंगे। These selected people are not amongst the members of the respective legislative assemblies. They are chosen from outside and are sent to Rajya Sabha. But in the case of Constituent Assembly, they were chosen amongst the provincial assembly members. Provincial assembly के members को voting rights दिए गए थे, जिससे वो अपने बीच से कुछ representatives को चुने जो उनका प्रतिनिधित्व Constituent Assembly में करेंगे। अगर बात करें प्रिंसली स्टेट की, तो वो भी अपने स्टेट से कुछ लोगों को रिकमेंड करके Constituent Assembly में भेजते थे, जो उस पर्टिकुलर प्रिंसली स्टेट को असेंबली में रिप्रेजेंट करते थे। आज़ादी के लिए दिए जा रहे धरनों के साथ साथ प्रिंसली स्टेट्स में लोग राजशाही खत्म करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी मांग थी कि प्रिंसली स्टेट में इलेक्शंस के जरिए लोगों को अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार दिया जाए। स्टेट ऑफ ट्रवनकोर, जोधपुर जैसे कई राज्य भारत में प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। इन जगहों पर डेमोक्रेसी की मांग तेज होने लगी थी। 6 दिसंबर 1946 को जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, उस वक्त असेंबली की पहली सिटिंग में असेंबली की मेंबरशिप लगभग 389 सीट्स की थी। मगर जब 1947 में इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो काफी जमीन पाकिस्तान को दे दी गई। मुस्लिम लीग के मेंबर्स पाकिस्तान में जाकर बस गए, जिस कारण कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कुल मेंबरशिप 389 से घटकर 299 सीट्स ही रह गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से मुस्लिम लीग के काफी मेंबर्स के चले जाने के बाद असेंबली में ज्यादातर मेंबर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही बचे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि और किसी पार्टी के लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा नहीं थे। अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही बात करें तो वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं थे। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था और उनके कैंडिडेचर को सपोर्ट भी नहीं किया था। इसके बाद अंबेडकर ईस्ट बंगाल जाते हैं, जहां पर मुस्लिम लीग और अंबेडकर की बनाई गई शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने उनके कैंडिडेचर को सपोर्ट किया था। पार्टीशन के समय मुस्लिम लीग के काफी सदस्यों के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली छोड़ने के बाद बचे हुए 299 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स को संविधान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। देश में संविधान का पहला ड्राफ्ट सर बीएन राव ने लिखा था, जो इंडियन सिविल सर्विसेज का हिस्सा थे। बीएन राव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर भी थे। इनका काम था कि एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग में अपनी एडवाइस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दें। इन्होंने संविधान का बेसिक ड्राफ्ट तैयार करने के बाद वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बनाई गई ड्राफ्टिंग कमेटी को सौंप दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम असेंबली की बनाई गई अलग अलग कमेटीज में बटा हुआ था। ऐसी एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना और उसे फर्दर डिस्कशन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजना।
ड्राफ्टिंग कमेटी में भी काफी चर्चा विमर्श और बहस हुई। ऐसा नहीं था कि सब लोग एक दूसरे की सोच से सहमत थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक ड्राफ्ट तैयार करने के बाद वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिया जाएगा, जहां पर उसके हर एक प्रोविजन पर चर्चा होगी। असेंबली के मेजोरिटी वोट्स की राय के हिसाब से संविधान में अमेंडमेंट्स करे जाएंगे। बाय दिस एक्सटेंसिव डिबेट और डिस्कशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने 7,635 अमेंडमेंट्स और 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान इनैक्ट और साइन किया गया और तकरीबन 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान फोर्स में लाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के तैयार होने और साइन करे जाने के बाद भी 2 महीने तक संविधान फोर्स में नहीं लाया गया। इसकी वजह थी कुछ साल पहले 26 जनवरी 1929 में लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाई गई थी। तो टू कमेमोरेट दैट पर्टिकुलर डे संविधान 26 जनवरी की तारीख को फोर्स में लाया गया। इसी के साथ 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस किया गया और हिंदुस्तान का एक गणतंत्र के रूप में उदय हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले हेड थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। इसके बाद 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बनते हैं। भारत में पहले आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक चले, लेकिन आज़ादी तो हमें लगभग 5 साल पहले 1947 में ही मिल गई थी। तो एक सवाल उठता है कि इस बीच बीते 5 सालों में भारत में किसने लॉज बनाए थे। इन बीते 5 सालों में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बनाने के साथ साथ एक्टिंग पार्लियामेंट की दोहरी जिम्मेदारी भी निभा रही थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली सिटिंग 9 दिसंबर 1946 को होती है और असेंबली देश के बंटवारे के बाद 14 अगस्त 1947 को बचे हुए 299 सदस्यों के साथ एक बार फिर रीअसेंबल होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब 9 दिसंबर 1946 को अपनी पहली सिटिंग पर बैठती है तो सबसे पहला काम जो असेंबली ने शुरू किया वो था संविधान का परिचय लिखना, जिसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक बेसिक स्टेटमेंट की तरह था, जिन बातों को संविधान लिखे जाते वक्त सुनिश्चित करना था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन संविधान के लिखे जाने से भी पहले लिखा गया। इस रिजोल्यूशन का काम था संविधान निर्माताओं को संविधान लिखने की प्रक्रिया में गाइड करना। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन और प्रीएम्बल में काफी समानताएं हैं। प्रीएम्बल संविधान लिखे जाने की प्रक्रिया में सबसे आखिर में लिखा गया, तो वहीं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन सबसे पहले लिखा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को 13 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को पास किया गया। ये रिजोल्यूशन भारत देश के लोगों की संविधान से लगी अपेक्षाओं का दस्तावेज था, जिसे सुनिश्चित करना संविधान निर्माताओं की जिम्मेदारी थी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द salient features of the constitution. I hope you found this video good and informative. We will meet in the next video.